गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है केमिकल एजुकेटर्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपका नीट और जेई एडवांस मेन का क्लास शुरू हो चुका है। फिजिकल पार्ट में पढ़ा रहे थे ठाकुर सर, आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, और इनऑर्गेनिक पार्ट में मैं आपको पीरियडिक पढ़ा रहा हूँ। तो पहले क्लास में क्या किए थे हमने? पहले क्लास में हमने किए थे बेसिक प्रॉपर्टीज हमने जाना था, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, आजुमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, अगर 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और पीरियड के लिए मीन्स n का वैल्यू ऑड के लिए क्या होगा फॉर्मूला, n का वैल्यू इवन के लिए क्या होगा फॉर्मूला। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने दिया था उसको लास्ट में मैं सॉल्व करा दूंगा। तो क्या पढ़ना है अभी? हमें पढ़ना है एटॉमिक साइज। ठीक है, हमें पता है along the period size decreases। along the period क्या होता है? साइज डिक्रीजेस करता है, while down the group साइज इंक्रीजेस। हाँ या ना? ये क्यों होता है? ठीक है, ये क्यों होता है? ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाँ या ना? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये है आपका न्यूट्रॉन, ये है आपका प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? चार्ज ये है न्यूट्रल, मीन्स न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? न्यूक्लियस रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल चार्ज क्या? न्यूक्लियस रहा पॉजिटिव चार्ज। उसके आसपास क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सब है आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यहां तक लिख लीजिए। तो होता क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? न्यूक्लियस है आपका पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिव चार्ज। यस और नो? तो हमें पता है पॉजिटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट्स while ऑपोजिट चार्ज लिख लीजिए, अट्रैक्ट while सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, होता क्या है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, मीन्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने के लिए, जबकि ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका है s का इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे p का इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इन दोनों का क्या होगा? इनका न्यूक्लियस का इनके ऊपर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या है? अट्रैक्शन है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का खुद के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? रिपल्सन होता है।
तो इस वजह से क्या होता है, पहले एक ही सेल एक ही ऑर्बिट में s और p इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, क्योंकि ये सब मैं बॉन्डिंग में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा कि इनका एनर्जी लेवल सेकेंड पीरियड होगा तो एनर्जी लेवल उनका सेम रहेगा, मींस s का जो रहेगा एनर्जी लेवल p का रहेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए, मल्टी में अलग हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में सेम रहता है तो हम क्यों बोलते हैं कि s न्यूक्लियस के पास रहता है, इसलिए बोलते हैं। s को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना होगा, ये सब मैं बॉन्डिंग में अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, जितना चाहिए अभी उतना ही पढ़ा रहा हूँ। s का शेप क्या होता है, ये है आपका s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप, और फेज रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फेज रिप्रेजेंटेशन। एस में देखिए एक ही स्फीयर में जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसी के अंदर ही है। पी में क्या होता है, लोब आ जाते हैं, पी में क्या होता है, लोब आ जाते हैं, डी में और लोब आ जाएंगे, 4 लोब, इसका 2 लोब, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों लोब में डिवाइड होते हैं पी में, डी में क्या होगा, 4 लोब में डिवाइड होंगे, लेकिन एस में एक ही स्फीयर में उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों ओर रहेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों ओर रहेंगे स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी एक जगह एस का पकड़ लो, वहां पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा दूसरे जगह में सेम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, मीन्स इस जगह में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है जितना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा उतना, सेम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, कोई भी जगह पकड़ लो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये क्या होगा आपका, एस क्या होगा, एस में होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डेंसिटी, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो हुआ क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा, एस में होगा। और जहाँ पे भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे भी क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। wherever symmetrical distribution of electron cloud possible, that attracted by nucleus very much,
क्या होगा, न्यूक्लियस उसको उतने जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा और बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेगा जहाँ पे भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। तो एस में क्या हुआ, ये हुआ आपका न्यूक्लियस, ये है एस इलेक्ट्रॉन, ये है आपका पी इलेक्ट्रॉन। तो एस क्या हुआ, अंदर चला गया। एस क्या हुआ, दोनों सेम ऑर्बिट में एस का इलेक्ट्रॉन पी का इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास चला गया। जब एस पास चला जाएगा, ये रिपेल, ये अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट। तो जब एस पास चला जाएगा वो क्या करेगा, किसने पास गया, एस पास गया। जब एस पास चला जाएगा वो क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है उसको क्या करेगा, सील्ड कर देगा। सील्ड मतलब भाला। जो आप बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवी देखे होंगे उसमें क्या होता है, हमारे पूर्वजों में जो क्या हुआ था, वार लड़े थे, वहाँ पे क्या होता था, बंदूक तो नहीं था, वहाँ पे क्या होता था, भाला यूज करते थे। मतलब ये जो अभी कोविड से पहले आया था जनवरी फरवरी में, तानाजी, वहाँ पे देखे होंगे भाला यूज कर रहे थे। भाला मतलब वो क्या करते हैं, एक कवच की तरह अपने राजा को बचाते हैं, ठीक है। राजा के चारों तरफ वो रहते हैं ताकि मतलब राजा को क्या हो, कोई भी क्षति ना पहुंचे। सेम थिंग यहाँ पे भी होता है कि जब एस पास आते हैं न्यूक्लियस के पास, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, एक कवच और सील्ड कर देते हैं, ठीक है। सील्ड करके रखने की वजह से न्यूक्लियस क्या क्या होता है, अट्रैक्शन। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एस के ऊपर जितना था पी के ऊपर उतना ही था, लेकिन एस पास आने की वजह से वो क्या करेगा, क्रिएट्स ए सील्ड, क्रिएट्स ए सील्ड। और इसी सील्ड की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो था पी की तरफ वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, पी दूर चला जाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, क्रिएट्स ए सील्ड ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट, attraction of nucleus decreases upon p and outer orbitals, ठीक है। दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज न्यूक्लियस, यह है न्यूक्लियस, यहाँ पे एस और पी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एस क्या हुआ, पास आया। तो ये है आपका एस का ऑर्बिटल। तो पी क्या होगा, यहाँ पे ना रह के पी को क्या करेगा, धकेल देगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पी क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, होना चाहिए था एस पी यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या, एस न्यूक्लियस के पास है, पी उससे दूर। तो पेनिट्रेट कौन कर जाता है, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब घुस जाना। पेनिट्रेट कौन करता है, एस पास आता है तो पेनिट्रेट इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, है ना। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा एस का, क्योंकि एस न्यूक्लियस के पास आ रहा है और एस ही पास आने की वजह से सील्ड भी क्रिएट कर रहा है एस, उसके बाद करेगा पी। तो सील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाएगा, सील्डिंग इफेक्ट भी दिखाएगा एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। ये है आपका ऑर्डर, ठीक है। पेनिट्रेट करेगा भी एस, सील्डिंग भी करेगा भी एस सबसे ज्यादा, क्योंकि एस ही पास आता है और एस पास आने की वजह से एस ही सभी को दूर धकेलता है। क्योंकि न्यूक्लियस को सील्ड कर देता है, ठीक है।
इस वजह से क्या हुआ, S सबसे पास रहा, P उससे दूर, D उससे दूर रहा F। ठीक है, ये बेसिक सा है आपका पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, सेकेंड पीरियड ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, सेकेंड पीरियड में क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम ऊपर है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ठीक है, नियन को छोड़ दीजिए क्योंकि ये है आपका नोबेल गैस। तो यहाँ से यहाँ तक along the period size decreases, क्या होता है, along the period size decreases, क्यों, Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा। ये आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं साइज के लिए। Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। तो Z इफेक्टिव क्या होता है, इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज, ये आता है आपका शील्डिंग कांस्टेंट और एक्सक्यूज मी रिपल्सिव फोर्स। होता क्या है, न्यूक्लियस का, मैं जो बोला, न्यूक्लियस का दोनों के तरफ सेम अट्रैक्शन है, तो न्यूक्लियस का नेट कितना अट्रैक्शन है, यह है उसका नेट न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन है, ये क्या है, कितना शील्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, कितना शील्डिंग दिखा रहा है मीन्स कितना रिपल्सन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना रिपल्सन दिखा रहा है। इन दोनों को नेट न्यूक्लियर चार्ज से अगर शील्डिंग कांस्टेंट को घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन्स कितना न्यूक्लियस के ऊपर उसका इफेक्ट रहा, न्यूक्लियस का उस पीरियड, उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना इफेक्ट रहा, वो होता है नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ, सेकेंड पीरियड सपोज मान लो, सेकेंड पीरियड में कितना होता है एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में होते हैं कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे सपोज मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ये 7 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, हाँ या ना, क्योंकि अपने बीच इनका रिपल्सन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल कर रहे हैं, सेम थिंग सभी के ऊपर होता है, मीन्स इसको भी ये 7 रिपेल कर रहे होंगे और ये 2 रिपेल कर रहे होंगे, इसको भी ये 7 रिपेल कर रहे होंगे, ये 2 रिपेल कर रहे हैं। तो मीन्स जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि नेट रिपल्सन ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से। और न्यूक्लियस का
अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा? जितना सेंट्रल एटम में न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है आपका, इसलिए जेड डायरेक्टली बोला जाता है इसको एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा उसके पास, तो उसका अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। रिपल्सन कहाँ पे आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो एलोंग द पीरियड क्या होता है? एलोंग द पीरियड क्या होता है? एलोंग द पीरियड ये जो फैक्टर है एटॉमिक नंबर, ये डोमिनेट करता है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन का क्या होता है? 6 है, नाइट्रोजन का 7, 8, 9। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मीन्स प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ रहा है। तो क्या हुआ? प्रोटॉन था, सपोज कार्बन के पास प्रोटॉन था 6, ये न्यूक्लियस सपोज मान लो ये है कार्बन का। ठीक है, प्रोटॉन था 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आया ना, क्योंकि 2 4 6 2p4 है, 2s2 2p4। ठीक है, और है 1s2, तो ये है आपका 2s, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या है? 4 है, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इन दोनों का रिपल्सन तो इसके ऊपर रहेगा। इसकी बात करूं तो इन दोनों का रिपल्सन इसके ऊपर रहेगा, इन दोनों का भी रहेगा, ये तो कांस्टेंट। 3 की बात भी करूं, इनके ऊपर ये सपोज 3 होता तो बोरॉन होता, तो बोरॉन के ऊपर सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जिसके ऊपर हम देख रहे हैं उसके ऊपर इन दोनों का रिपल्सन, ये 1s2 और 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्सन कांस्टेंट ही रहता, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। हाँ या ना? तो रिपल्सन ज़्यादा या कम किस पे होगा? इन दोनों, ये तीनों को लेके रिपल्सन कम या ज़्यादा होगा। तो एलोंग द पीरियड जाने पे क्या होता है? एक एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में बढ़ते हैं, एक एक ही इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ते हैं? आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है? ये 6 था, सपोज बोरॉन में 6 था, तो कार्बन में क्या आ जाएगा? 7 प्रोटॉन। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो रहा है? ये देखिए सपोज ये है आपका बोरॉन, 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s। ठीक है, ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p है, ये बोरॉन की बात कर रहा हूं, ये 2p है, तो ठीक है, ये कार्बन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे भी क्या होगा? 1s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 है, ये है 4, तो क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोजन। ये 1s है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 है, सॉरी ये सब चेंज कर दीजिए, मैं आउटर इलेक्ट्रॉन पकड़ के चल रहा था। ये आपका क्या है? 3 है तो 3 2 5 2 7, ये 2 मान के चलिए, ये है आपका कार्बन। ठीक है, 2p2 कर दीजिए, ये है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये है आपका 2p2 है, तो ये है 2p3, ये हटा दीजिए, ये है आपका नाइट्रोजन, ये आपका 2p4 है, तो ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये और ये। ठीक है, इसके प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन,
इसका है 7 प्रोटॉन, इसका है 6 प्रोटॉन। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखिए इन सभी का देखिए सिमिलरिटी क्या है, इसके पास भी इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स रिपल्सन, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर जो रिपल्सन दिखाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसके ऊपर जो जितना रिपल्सन दिखाएगा इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से सेम ही रिपल्सन दिखाएगा, और इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। ठीक है, सेकेंड है 2s2, तो 2s2 में भी सभी के पास 2s2 है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे भी जितना रिपल्सन दिखाएगा यहाँ पे भी उतना ही रिपल्सन दिखाएगा, और यहाँ पे भी उतना ही रिपल्सन दिखाएगा, हाँ या ना, दोनों का सेम रिपल्सन दिखाएगा। तो रिपल्सन फैक्टर कहाँ पे कम या ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखिए आउटर p में जो ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर रिपल्सन दिखाएगा। ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसको रिपल्सन दिखा रहे हैं। समझे मेरी बात, इसका 2, इसका 2, इसका 2, नेट रिजल्ट क्या आएगा, तीनों का ही सेम रिपल्सन दिखाएंगे आउटर इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद 2s का भी 2, इसका भी 2s का 2, इसका भी 2s का 2, तो नेट क्या होगा, 2s का जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर सेम रिपल्सन दिखाएंगे। रिपल्सन कम या ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दिखाएंगे, यहाँ पे 2 दिखाएं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दिखाएंगे, सॉरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दिखाएंगे एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दिखाएंगे एक को, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दिखाएगा एक को। ठीक है, तो रिपल्सन क्या हो रहा है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन डिपेंड करता है। लेकिन देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एटॉमिक नंबर मैंने बोला न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे देखिए 8 प्रोटॉन, यहाँ पे 7 प्रोटॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन। मीन्स यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इनर में कम है रिपल्सन, इनर में ज़्यादा है रिपल्सन, इनर में अट्रैक्शन कम है, इनर में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोटॉन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है अट्रैक्शन कितना होगा। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेट क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल का रिपल्सन इंक्रीज नहीं कर रहा है, तीनों का सेम दिखा रहा है। आउटर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जेड इफेक्टिव जो होता है जेड माइनस सिग्मा एलोंग द पीरियड, ये आपका नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि आउटर में सिर्फ एक एक की इंक्रीज होता है, इनर में तो सेम ही रहते हैं। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा एलोंग द पीरियड, डोमिनेंट फैक्टर होगा जेड, डोमिनेंट फैक्टर होगा क्या जेड। ठीक है, तो जेड क्या होता है एलोंग द पीरियड, जेड बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जेड यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। एलोंग द पीरियड क्या होता है जेड इंक्रीजेस, एलोंग द पीरियड जेड इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, जेड इंक्रीजेस रैपिडली। तो जेड इंक्रीज होने की वजह से ये आपका नेग्लिजिबल फैक्टर रहा, ये आपका डोमिनेंट फैक्टर रहा। अगर जेड बढ़ेगा, आपको पता है सपोज जेड इफेक्टिव हमें निकालना है, कुछ भी नंबर निकालना है, ये आपका 10 है और ये आपका है 6, तो कितना आया कुल मिला के 4। सपोज ये आपका हो गया 14 और ये आपका हो रहा है 7। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आएगा 7। समझ रहे हैं मेरी बात, ये जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा और ये जितना बढ़ेगा उतना इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। ये तो मैथ की बात है कि क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्सट्रैक्शन की जगह पे जितना बढ़ेगा वो क्या होगा प्रोडक्ट जो होगा वो उतना ही कम होता जाएगा, और जो भी एडिशन हो रहा होगा वो जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मीन्स सिग्मा घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड घटेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। एलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। एलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन को हो रहा है वो इनर में नहीं हो रहा है, रिपल्सन जो भी हो रहा है सभी का कांस्टेंट ही है, इनर का रिपल्सन, आउटर रिपल्सन ही बढ़ रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या हो रहा है, ये इतना डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, ये होगा डोमिनेंट। तो जेड जब बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, एलोंग द पीरियड बढ़ रहा है, इंक्रीजेस एलोंग द पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जब बढ़ेगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स पास चले आएंगे, हाँ या ना। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन की वजह से एस पास आया था, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेंगे, मेन साइज क्या होगा, साइज डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्सन के मुकाबले, न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्सन के मुकाबले एलोंग द पीरियड। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। और आउटर ऑर्बिटल जब अंदर आते जाएंगे तो साइज क्या होगा, यहाँ होना चाहिए था, ये था आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ होना चाहिए, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ चला आया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस देखिए घट गया, तो मीन साइज घट जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। अभी डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज। क्यों, अल्कली मेटल कोई भी ग्रुप लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, लिथियम में क्या था 1s2 2s1 आया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6 3s1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। हो क्या रहा है, देखिए आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, सेल नंबर डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है, एक सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेल नंबर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन का इसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन हो रहा था। यहाँ पे देखिए सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए रिपल्सन कितना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 2 का 1 के ऊपर था, यहाँ पे देखिए 2 4 10, ये जो आउटर में क्या हो जाएगा, फिर ऑक्टेट आ जाएगा, एस के बाद जो है सेकेंड का ऑक्टेट आ जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा 8 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इस एक के ऊपर लगेगा। इनका तो लगेगा, यहाँ पे भी जितना लगेगा यहाँ पे भी उतना ही लगेगा क्योंकि एस है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ना 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो इनका रिपल्सन क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे देखिए ये तो 8 को 8 हैं, फिर एक्स्ट्रा 8 आ गया, ये जो 8 का रिपल्सन इसके ऊपर लगेगा, और इसका रिपल्सन देखिए इसके मुकाबले देखें तो कितना हो गया 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा रिपल्सन एक के ऊपर लग रहा है, यहाँ पे 2 का लग रहा है, सभी के पास 2 हैं। ठीक है, सभी के पास 2 हैं, तो उसको नेग्लेक्ट करने के बाद भी ये जो ऑक्टेट सेटिस्फाई करके बैठे हैं, एक सेल इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा जो होता है जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा इंक्रीजेस मैनीफोल्ड्स। सिग्मा क्या होता है, बहुत बड़ा इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर। ये जो सिंबल है ये इंक्रीज का सिंबल है। ठीक है, आप नोट में इंक्रीज लिखना, मैं शॉर्टकट में
एक सिंबल दे देता हूँ। तो सेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जेड की बात करें, ठीक है, जेड की बात करें तो जेड उतना इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, इनका रिपल्सन तो बढ़ेगा, लेकिन इनका देखिए ये ऑक्टेट सेटिस्फाई करके बैठे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ये है 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग था। सोडियम में क्या होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन भी शील्ड कर देंगे। सोडियम में क्या होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन भी शील्ड करके बैठेंगे। तो शील्ड कर देंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार शील्डिंग और पेनिट्रेशन आपको समझाया कि यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे जैसे बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था लेंथ पीरियड, लेकिन नेग्लिजिबल किस लिए हो रहा था, यहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा भी बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रोटॉन का अट्रैक्शन कैसे होगा, ये तो शील्ड करके बैठे हैं ना। अगर ये है आपका सोडियम, अगर पोटेशियम की बात करें तो ये देखिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेल के हिसाब से, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है फोर्थ सेल का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका अट्रैक्शन ये 8 8 2 18 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करेंगे, शील्ड करके बैठे हैं, आपके चारों तरफ शील्ड करके बैठे हैं। तो आपका अट्रैक्शन, पोटेशियम का अट्रैक्शन, जो प्रोटॉन है 19 प्रोटॉन है, उनका अट्रैक्शन इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आउटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उनके पास है। क्यों है? क्योंकि वो ऑक्टेट हैं और आउटर में एक रैपिड इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप सिग्मा का, ठीक है। तो ये बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, जब ये बढ़ेगा क्या होगा, ये बढ़ेगा, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, जेड इफेक्टिव सपोज मान के चलो, लिथियम में क्या था 3 था, किसी का भी ले लीजिए 10 था, सपोज सिग्मा था 2, आ गया कितना 8, ये 10 को 10 है, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं, माइनर ले लूँगा, ये आपका हो गया 6, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4, आया ना। ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको इंक्रीज किया, इसको कांस्टेंट ले लिया क्योंकि इसका ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो आ गया कितना 4। तो देख सकते हैं डाउन द ग्रुप सिग्मा बढ़ने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, और जब ये डिक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है, मीन्स न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डाउन द ग्रुप नॉट टू लार्ज इम्प्लाइज, अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही ज़्यादा नहीं है, यह है न्यूक्लियस, यहाँ पे था आपका ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन एलोंग द पीरियड हो रहा था तो पास आ रहा था, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अच्छा, तो ये क्या जाएगा, दूर चला जाएगा, तो साइज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए। तो होगा क्या, और एक बार लिख लेता हूँ,
along the period, कोई आपको पूछे along the period atomic size of elements decreases ड्यू टू किस लिए, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये सब है जनरली, मीन्स ऐसा होता है, जनरली होता है, ऑलवेज नहीं होता। ठीक है, नियॉन में हम देखेंगे कि along the period साइज डिक्रीजेस में लिख रहा हूँ, नियॉन में क्या होगा, नियॉन लास्ट में है, मीन्स नोबेल गैस जो है वो आखिरी में है। उस दिन बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेंगे, मेटल्स रहेंगे, मीन्स एस ब्लॉक रहेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स, एक्सट्रीम राइट में, और लास्ट में क्या रहेगा, नोबेल गैस, ये भी है नॉन मेटल। तो डाउन द ग्रुप, ये सब है जनरली, मीन्स ऑलवेज नहीं है। डाउन द ग्रुप atomic size of elements increases due to increase of repulsive force or शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक साइज क्या है, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ये है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ये है आपका, ये है नेट न्यूक्लियर चार्ज, ये है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपका, रिपल्सिव फोर्स और शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स और शील्डिंग कांस्टेंट। ये तीन आपको याद रखना है, कैसे हुआ मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सब होता है जनरल ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जनरल ट्रेंड आपको क्यों बोला, डाउन द ग्रुप आप बहुत सारे ग्रुप में देखेंगे, एक ही ग्रुप अभी ले रहा हूँ, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो मीन्स होना क्या चाहिए था, थैलियम ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन बोरॉन। ठीक है, होना क्या चाहिए था, सबसे ज़्यादा होना चाहिए था थैलियम का, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद बोरॉन का। लेकिन ये ट्रेंड गलत है। क्या है, ये ट्रेंड गलत है। होगा क्या, थैलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडियम का भी थोड़ा कम, लेकिन ये गैलियम और एल्युमिनियम के बीच क्या होगा, ट्रेंड अलग हो जाएगा, गैलियम उसके बाद बोरॉन। ठीक है, ये है आपका ग्रुप 13 का ठीक है, ये क्यों होता है ग्रुप 13 में, इसलिए होता है
तो ग्रुप 13 में क्या होता है, इंक खत्म हो जाता है। तो ये देखिए ट्रेंड कहाँ पे हुआ, पलटी मारा ट्रेंड कहाँ पे, इन दोनों के बीच। गैलियम का जब आप पढ़ेंगे और जितना भी पढ़े होंगे, ये देखिए बोरॉन क्या होता है 5, ठीक है, एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13, उसके बाद गैलियम का कितना है +18 हो जाता है 31। मीन्स इनके बीच डी ब्लॉक आ जाता है। इनके बीच क्या है, एक डी ब्लॉक का रहेगा, 3D सीरीज का एक पूरा का पूरा ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डी कंट्रैक्शन। क्या आ जाता है, डी कंट्रैक्शन। डी कंट्रैक्शन क्या है, मैंने आपको बोला कि S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, ठीक है। ये आपका शील्डिंग का। तो सबसे ज़्यादा शील्ड कौन करता है, S करता है, उसके बाद P करता है। यहाँ पे बहुत कम रहता है शील्डिंग इफेक्ट, इसके बाद ये F का और कम। क्यों, पहले तो ये न्यूक्लियस से दूर हैं। D कहाँ पे आएगा, D आएगा थर्ड सेल से, ठीक है, सेल नंबर 3, मतलब न्यूक्लियस पहला सेल, सेकेंड सेल का sp, उसके बाद थर्ड सेल का sp, उसके बाद D आएगा। उससे पहले sp फिलअप हो जाएगा 4s का। और f कब आएगा, 4f, ठीक है। 4f जब आएगा 6s हो चुका होगा, उस दिन आपको पढ़ाया था। तो फोर्थ सेल थर्ड सेल में ये आएंगे, मीन्स न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इनका क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर ऑर्बिटल के ऊपर ज़्यादा हो नहीं पाता, हाँ या ना, यही तो समझाया था। शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस को क्या करते हैं, शील्ड करके रखते हैं, कवच की तरह रखते हैं। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो नहीं पाता। लेकिन इनका शील्डिंग इफेक्ट देखिए, ये तो शील्डिंग ही ज़्यादा नहीं दिखाते। तो शील्डिंग अगर ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, न्यूक्लियस का क्या होगा, यहाँ पे है डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया, तो डी का क्या है, पोर शील्डिंग इफेक्ट। डी एफ आपका होता है पोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। पोर शील्डिंग इफेक्ट होने वजह से यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इनके आउटर ऑर्बिटल के ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये शील्ड अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अगर अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियस तो सब हर टाइम अट्रैक्ट कर रहा था, उसको ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करने में मज़ा आता है, और इनकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये जब पोर हो जाएंगे, मीन्स इनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं रहेगा। गैलियम में क्या होता है 3D10 के बाद, ठीक है, 4s2 3D10 के बाद 4p1 आया ना, यही तो होता है 4s2 3D10 4p1। तो 4p1 के ऊपर इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, डी का पोर शील्डिंग इफेक्ट है। तो डी जो आउटर ऑर्बिटल है उसका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा शील्ड नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है पी को अपने तरफ खींच लेगा, यस और नो, पी को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि उससे पहले जो डी है वो क्या है, पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है। तो डी ही पोर शील्डिंग इफेक्ट और एफ उससे भी पोर दिखाता है। तो डी कंट्रैक्शन हो जाएगा, मीन्स डी का पोर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से उसका जो आउटर पी है वो पास चलाएगा, और न्यूक्लियस का पास आएगा तो क्या मैंने बोला है, रेडियस व साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा, साइज उतना कम। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो गैलियम का क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। एल्युमिनियम के पास देखिए यहाँ पे ना पी है ना कुछ है, और sp का जो है या इसके पास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। तो इसका पहले क्या है एस देखिए कितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, सबसे अच्छा। तो यहाँ पे रेडियस नहीं कम होगा, साइज नहीं कम होगा, लेकिन इसका क्या होगा, साइज कम हो जाएगा ड्यू टू द प्रीवियस ऑर्बिटल दैट इज डी ऑर्बिटल। तो पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम का क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो साइज कम हो जाएगा तो
ये एल्युमिनियम से कम हो जाएगा। ये आपका है एग्जैक्ट ऑर्डर ग्रुप 13 का। तो लिखना आप लोगों को क्या है, लिखना यह है ड्यू टू पोर shielding effect of d orbital, the attraction of nucleus over outer orbital next to d orbital। गैलियम में क्या था, आउटर ऑर्बिटल था p, नेक्स्ट टू d था, 3d10 के बाद ही शुरू हुआ था d, नेक्स्ट टू d अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। नेट रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज ओवर, नेट रिजल्ट क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे लिख दिया, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, साइज डिक्रीजेस, साइज क्या होगा, डिक्रीजेस। क्यों, हमें पता है एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, और इसको आप एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। यह आपका डी कॉन्ट्रैक्शन। आपका असर्शन रीजन जो पड़ता है उसमें ये सब आ सकते हैं। असर्शन एक दे दिया होगा, रीजन भी पूछा होगा, तो आपको वहाँ पे कौन सा सही आंसर है लगाना है, तो वहाँ पे ज़्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। ये आपका है ग्रुप 13। और ये तो मैंने दिया कि जनरली आप क्यों लिखते हैं, ऑलवेज क्यों नहीं लिखते डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ये सब बातें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है एटॉमिक रेडियस। इसके बाद क्या है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। चार तरह का होते हैं एटॉमिक रेडियस। एक है आपका कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है आपका वैन डेर वाल्स रेडियस, तीसरा है आपका मेटालिक रेडियस, चौथा है आपका आयनिक रेडियस, ठीक है। चार हैं, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस कहाँ पे होगा, जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। कोवेलेंट रेडियस कहाँ पे होगा, जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो ये सपोज है आपका ए, ये है आपका ए एटम, ये है आपका ए एटम, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ए एटम, ठीक है।
दोनों का सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे ले लीजिए, ये दोनों के ए एटम। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, ये आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस है आपका Da/2 होगा आपका कोवेलेंट रेडियस। मीन्स इन दोनों को मिला देंगे, जितना आएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स आर सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस आएगा RAA, ये है आपका A, ये है आपका B, ठीक है। इनके बीच क्या आएगा, एटॉमिक रेडियस इनके बीच आएगा RA प्लस RB, ठीक है। ये आपका आएगा कोवेलेंट रेडियस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है लेकिन एटम दो डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे एटम दो सेम थे, तो कोवेलेंट रेडियस क्या आएगा, 2 एटम्स आर सेम। यहाँ पे एटम दो सेम थे तो कोवेलेंट रेडियस आया था Da/2, ठीक है, आर कोवेलेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का सेम है, मीन्स एटम डिफरेंट है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनका क्या आएगा, RA प्लस RB कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो R कोवेलेंट आएगा कितना, RA प्लस RB। जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस कितना आएगा, RA प्लस RB माइनस 0.9 होल इंटू चाय A माइनस चाय B। चाय A माइनस चाय B क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस आएगा, R कोवेलेंट आएगा RA प्लस RB माइनस 0.09 होल इंटू चाय A माइनस चाय B, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ेंगे उनकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ही दे देता हूँ। यूनिटलेस मीन्स इसका यूनिट कुछ नहीं होता, फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन उससे होता है कम 3.5, नाइट्रोजन होता है 3, क्लोरीन का नियरली इक्वल टू है 3, तो 3 दैट इज 2.97 उसका होता है। कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको जनरली इन्हीं के ऊपर ही पूछेगा, तो आपको ये डिफरेंस निकालना है, उसके बाद 0.9 मल्टीप्लाई करना है। एक का रेडियस दिया होगा, दूसरा का पूछा होगा, ठीक है, एक का दिया होगा, दूसरे का पूछा होगा, तो आपको निकालना है। ये था आपका कोवेलेंट रेडियस जब ओवरलैप करेंगे। कोवेलेंट रेडियस कब आएगा, जब दोनों एटम ओवरलैप करेंगे। ये जो ओवरलैपिंग जब होगा तब आएगा कोवेलेंट रेडियस। अब आ जाते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। shown in नोबेल गैसेस। क्यों, नोबेल गैस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। नोबेल गैस जनरली बॉन्ड फॉर्म
नहीं करते। तो उनमें क्या होता है, ऐसे देखिए, सपोज ये है आपका AB, नोबेल गैस की बात करूं तो यहाँ पे अगर वैन डेर वाल्स रेडियस या एटॉमिक रेडियस पूछा तो B का B के साथ डिस्टेंस और A का A के साथ डिस्टेंस, इसको बोलेंगे क्या, वैन डेर वाल्स रेडियस। वैन डेर वाल्स रेडियस किस लिए होता है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन तो होता है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। वैन डेर वाल्स रेडियस में क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल। कोवेलेंट रेडियस में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग कर रहे थे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन वैन डेर वाल्स रेडियस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। वैन डेर वाल्स रेडियस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोई अगर मुझे पूछे आर वैन डेर वाल्स रेडियस BB के बीच कितना होता है, ठीक है, और आर वैन डेर वाल्स रेडियस A के बीच, क्योंकि ये B को अट्रैक्ट करेगा, A को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वैन डेर वाल्स रेडियस B का कितना होता है, A का कितना होता है, B का होगा कितना, D नहीं R, BB/2, इसका कितना होगा, RAA/2, ठीक है। वैन डेर वाल्स रेडियस सिंपल है। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो होगा R। इसको अगर R लें, इसको D ले लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको सिंपली वैन डेर वाल्स रेडियस लिखते तो R ले लेते, इनका जो रेडियस पूछा है तो डिस्टेंस ले लेंगे। DBB मीन्स इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 2 होगा आपका क्या, वैन डेर वाल्स रेडियस B का। A का कितना होगा, DAA/2। और वैन डेर वाल्स रेडियस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। नोबेल गैस इस तरह का दिखाएंगे रेडियस, जिनको बोला जाता है वैन डेर वाल्स रेडियस। और क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स इनका अट्रैक्शन की वजह से ये पास तो आएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा पास आ जाएंगे रिपल्सन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका वैन डेर वाल्स रेडियस। उसके बाद क्या है, मेटालिक रेडियस। थर्ड में क्या है, मेटालिक रेडियस, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे, ठाकुर सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये देखिए, थोड़ा गंदा है डायग्राम, मीन्स लंबाई ठीक नहीं है, फिर भी चला लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये सब हैं, ठीक है। ये एक डिफाइंड शेप में रहते हैं, तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। अमॉर्फस में क्या होता है, ये है आपका डिफाइंड शेप। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, डिफाइंड शेप। अमॉर्फस में क्या होता है, नो डिफाइंड शेप, ठीक है। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जनरल क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, आया ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो इसको अगर एनलार्ज करके देखूँ तो एक ऐसा टाइम आएगा जब न्यूक्लियस यहाँ पे है, सपोज न्यूक्लियस यहाँ पे, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। इसका अट्रैक्शन ये जो यहाँ पे अगर होता तो इसका अट्रैक्शन क्या होता, इस न्यूक्लियस के ऊपर होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस ले लूँ तो इसका क्या होगा, इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का
इस न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड होगा, इस न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड होगा, इस साइड में जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड होगा, इस साइड जो न्यूक्लियस है उनके ऊपर होल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, लेकिन पास में ही रहेंगे, मीन्स टच करेंगे, सिर्फ अपने आप को टच करेंगे, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन करेंगे। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चारों तरफ जो न्यूक्लियस है ना उनके सभी के ऊपर इसका होल्ड रहेगा, तो यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं होता। तो इनका जो रेडियस है, ठीक है, ये सिंपल है, इनका दोनों का डिस्टेंस जो दिया होगा डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगा आर मेटेलिक। क्या आ जाएगा, सपोज ये है ए, ये है बी, तो डी ए बी बाय 2। तो आप लोगों को ये आप देख के ही आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, वैन डेर वाल्स रेडियस, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो डिस्टेंस सबसे बड़ा रहता है गैप, वैन डेर वाल्स रेडियस। उसके बाद क्या होगा, मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम किसका रहेगा, कोवेलेंट रेडियस। सबसे कम किसका रहेगा, कोवेलेंट रेडियस। ये आपका आ जाएगा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, मैं उस टाइम भी आपको बोला था, बाद में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैन डेर वाल्स रेडियस। तो इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज में क्या बोला था, एलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, इसको नहीं लिया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, नोबेल गैस का रहते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा इनका, वैन डेर वाल्स रेडियस। तो साइज लार्ज, एटॉमिक साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोनों जो हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये है मेटेलिक रेडियस, यहाँ पे क्या आएगा, मेटेलिक रेडियस आएगा, क्योंकि ये मेटल्स हैं। यहाँ पे क्या आएगा, नॉन मेटल्स हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन अगर ओवरलैपिंग हुआ तो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। सबसे नीचे क्या है, कोवेलेंट रेडियस, एलोंग द पीरियड साइड डिक्रीजेस, तो सबसे कम किनका आएगा, इनों का आएगा सबसे कम। तो कोवेलेंट रेडियस देखिए सबसे कम है। उससे ऊपर क्या आएगा, मेटेलिक रेडियस, एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, मीन सबसे ज़्यादा साइज, इनको छोड़ देते हैं, ये साथ में है। सबसे ज़्यादा साइज किसका रहेगा, इन दोनों का, क्योंकि ये मेटेलिक है, और देखिए कोवेलेंट से ज़्यादा है मेटेलिक रेडियस का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, वैन डेर वाल्स रेडियस। इसलिए एलोंग द पीरियड जब बात करते हैं, नोबेल गैस को नहीं लेते, क्योंकि उनका साइज वैन डेर वाल्स रेडियस की वजह से सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। अब आते हैं आयनिक रेडियस के तरफ। क्या आते हैं, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है, सपोज एक एटम है, उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उससे आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये क्या हो गया आपका, कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, आया ना। ये क्या हो जाएगा, कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या आ जाएगा, आनायन हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आनायन हो जाएगा। ये आपका आनायन, ये आपका कैटायन। तो एक होगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, एक का होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो तो बाद की बात है, गैसियस एटम में होगा। सिंपल सा देखेंगे तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिया,
तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या होगा, आनायन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिया तो क्या होगा, कैटायन। ठीक है, आउटर सेल जो भी था, कोई भी हो, सपोज यहाँ पे 5 था। ठीक है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे। मैं एक 6th इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। ठीक है, 6th इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो 6th इलेक्ट्रॉन जब ऐड करूँगा, होगा क्या इसमें, इसमें ये होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन था, 6th इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जब पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने का रिपल्सन था, इन चारों का था। ये तो 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 हो या 3 हो या 2 हो या 1 हो, इनका रिपल्सन तो सेम ही रहेगा सभी के ऊपर, उनको तो छोड़ दीजिए। मैं आउटर सेल की रिपल्सन की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्या था, 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इसके ऊपर था। ठीक है, जब ये छठा आ गया, इसके ऊपर रिपल्सन कितना आएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, 5 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ओवर 6। क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ओवर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और जब कैटायन की बात करूं, तो कैटायन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैं खींच लूंगा, निकाल दूंगा। तो थे 4 का रिपल्सन था, अभी क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन आ जाएगा। एक निकाल दिया, 4 का 5th के ऊपर था रिपल्सन, एक निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ओवर 4th। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा चौथे के ऊपर, यहां तक लिख लीजिए। तो यहां पे क्या होगा, जब आनायन फॉर्मेशन होगा, उसका क्या होगा, आनायन जब फॉर्मेशन होगा, रिपल्सन फैक्टर क्या होगा, बढ़ रहा है। देखिए, पहले था 4 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ओवर 5th, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन दिखा रहा है। तो रिपल्सन फैक्टर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। रिपल्सन फैक्टर क्या हो रहा है, ज़्यादा, रिपल्सन मोर। ठीक है, रिपल्सन मोर। मैं अट्रैक्शन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनका भी जो अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही रहते हैं, हाँ या ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन को तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा हूं। तो अट्रैक्शन जो थे वो सेम ही रहेंगे। रिपल्सन क्या करेगा, ओवर आनायन मोर, रिपल्सन इन आनायन, रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा आनायन में। और रिपल्सन जब ज़्यादा होगा, रिपल्सन मोर इम्प्लाइज क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज इंक्रीजेस। क्योंकि रिपल्सन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। रिपल्सन ही तो सिग्मा है। तो रिपल्सिव फैक्टर क्या होगा, 5 का रिपल्सन यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा था, पहले जो एटम था मैं लिया था 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन था 5th के ऊपर। इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या हुआ, रिपल्सन ज़्यादा बढ़ गया। अट्रैक्शन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जितना रहेगा, 4 के ऊपर भी उतना ही रहेगा, 5 के ऊपर भी उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि
प्रोटॉन का नंबर सेम है, मैं चेंज नहीं किया हूँ, चेंज भी कर नहीं सकता प्रोटॉन का नंबर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज कर सकता हूँ। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा आनायन में, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। और कैटायन में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, तो रिपल्सन कम होगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो ये आपका आ जाएगा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, आनायन ग्रेटर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम क्या था, एम, ठीक है, ये एम जो है पेरेंट एटम है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। आनायन ग्रेटर देन पेरेंट एटम ग्रेटर देन कैटायन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो कब ये डालेंगे ये फॉर्मूला, जब आपका आएगा क्या, सेम एटम का कैटायन और आनायन दिया होगा, तो आनायन का साइज ज़्यादा होगा, देन पेरेंट एटम आएगा, सबसे लीस्ट आएगा कैटायन का साइज, ठीक है। इसी से लेके करते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला दूंगा जो हर जगह काम आएगा आपका। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सपोज मान के चलो N3 माइनस, उसके बाद है O2 माइनस, उसके बाद क्या है F माइनस, उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, उसके बाद क्या है Na प्लस, उसके बाद है Mg2 प्लस, ठीक है। मैं इनका पूछा हूँ कि आप बताइए साइज किसका सबसे ज़्यादा है किसका सबसे कम। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनका इलेक्ट्रॉन गिनूंगा। नाइट्रोजन का था कितना, 7, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हैं, तो कितना हो गया कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का क्या है 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का क्या है 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का पहले से ही है 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या है 11 - 1, ठीक है, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया गया है। इसका क्या है 12 - 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सभी के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन की चर्चा करें तो प्रोटॉन इसके पास कितना है, नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन, इसका 8 प्रोटॉन, इसका 9 प्रोटॉन, इसका 10 प्रोटॉन, इसका 11 प्रोटॉन, इसका 12 प्रोटॉन। बात समझिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन का 9 इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन होगा, हाँ या ना। सभी इलेक्ट्रॉन सभी को करते हैं मैं, तो क्या होगा 9 इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन दिखा रहा होगा, और सभी का सेम ही है 9 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन दिखाए, कुल मिला के क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन की बात देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है प्रोटॉन, जिसका प्रोटॉन ज़्यादा वो क्या करेगा, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन रहते हैं तो अट्रैक्शन क्या है सबसे ज़्यादा, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा अपने पास खींच लेगा, तो खींच लेगा तो क्या होगा साइज कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। न्यूक्लियर चार्ज 2 ही फैक्टर आपको दिखाया हूँ, सारा एटॉमिक साइज उसी के ऊपर ही होगा, सिर्फ आपको समझना है। 12 प्रोटॉन है 7 प्रोटॉन है, तो आपको पता है जितना प्रोटॉन ज़्यादा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा, तो 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, तो खींच लेगा तो क्या होगा साइज कम हो जाएगा। इसलिए तो लिखा था कैटायन का साइज सबसे कम, ये देखिए कैटायन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा N - 3 2 -
F माइनस Na प्लस, उसके बाद आएगा Mg2 प्लस। ठीक है, ये है आपका साइज। तो ट्रिक क्या है, आपको करना यह है, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, जिसका ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सेम एटम दिया हो, डिफरेंट एटम दिया हो, कोई भी चार्ज पूछा हो, कुछ भी आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना प्रोटॉन दिया है, वो निकाल के कैलकुलेट करना है। जिसका ज़्यादा आएगा रेशियो, उसका एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 नाइट्रोजन के पास, डिवाइडेड बाय 7। इसका कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 8, 10 डिवाइडेड बाय 9, 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 11, 10 डिवाइडेड बाय 12। तो आप करके देख सकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना, 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 इंटू 1 जा 7, 340, 7 इंटू 4 28, 6 8 60 हुआ, तो 7 इंटू 8 56। ठीक है, ये 5 आएगा, उसके बाद फिर 7 आ जाएगा, ये छोड़िए, 4 डेसिमल तक ले लिए, बहुत कर लिए। ये क्या आएगा, 1.2, ठीक है, 16425, ये आएगा आपका 1.25। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये यहाँ पे कितना आएगा, 1.111, ये आएगा आपका 1, यहाँ पे 0.99 आएगा, ये आपका आएगा क्या, 0.825 आया ना। सबसे देखिए, जिसका ज़्यादा उसका साइज, एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो निकालना है, जो सबसे ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उसका सबसे ज़्यादा। कोई भी चार्ज दिया हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये था आपका। फिर आ जाते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक, ठीक है, 3D सीरीज की बात करते हैं। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। एलोंग द पीरियड जो बोला था उस टाइम, डाउन द ग्रुप आपको दिखा दिया था, अभी एलोंग द पीरियड दिखाता हूँ। एलोंग द पीरियड क्या होता था, साइज डिक्रीजेस, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसका साइज पूरा का पूरा डिक्रीज होना चाहिए था। जिंक का सबसे कम होना चाहिए था, और सबसे ज़्यादा होना चाहिए था स्कैंडियम का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो तीन हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ये तीन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, जनरल ट्रेंड फॉलोज। एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ जनरल ट्रेंड के हिसाब से। यहाँ पे क्या होता है, ये चार का एटॉमिक रेडियस नियरली सेम। ठीक है, इन चारों का एटॉमिक रेडियस क्या रहता है, सेम रहता है। और इन तीनों का एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ पे देखिए क्या झोल है कि यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे नियरली इक्वल टू सेम रहता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम का, वैनेडियम लास्ट का ही लेके करता हूँ। D3 है, 1 2 3, 3D3 4S2। तो यहाँ पे देखिए
अभी तक हाफ फील्ड नहीं हुआ है। क्या है? अभी तक हाफ फील्ड नहीं हुआ है। और इलेक्ट्रॉन फील होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फील होते जा रहे हैं। धीरे धीरे फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ तो नहीं रहता, D5 डायरेक्टली आ जाते हैं, तो 5 में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन फील होता जा रहा है, तो क्या है यहाँ पे रिपल्सिव फैक्टर क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी तक फील नहीं हुए हैं। हॉर्न्स रूल के हिसाब से पहले हाफ फील्ड फील होगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो फील होंगे, उसके बाद फिर हम जो फील्ड हो चुके हैं उनको फील करेंगे। तो रिपल्सन क्या होगा? नेग्लिजिबल, क्योंकि रिपल्सन यहाँ पे जनरली नहीं होता। तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट आया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं, तो रिपल्सन किसको दिखाएं? ये सिर्फ इनको वही दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ही रिपल्सन। तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट। तो न्यूक्लियर चार्ज जब डोमिनेंट करेंगे क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है। इनमें देखिए फील तो हो रहे हैं। कोबाल्ट की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। यहाँ पे देखिए फील तो हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। पहले तो न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो था उस हिसाब से रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। रिपल्सिव फैक्टर भी आ जाएगा। क्यों देखिए यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑर्बिटल फील हो चुका है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रिपल्सन करेंगे, ये भी रिपल्सन करेंगे, हाँ या ना? खुद में जो 2 इलेक्ट्रॉन तो सेम चार्ज क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन इसको करेगा रिपल्सन, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, वाइस वर्सा क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज वेल एज repulsive force also increases, implies net result cancel out, size remains same। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रिपल्सिव फोर्स की वजह से साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घटेगा। नेट रिजल्ट क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। न्यूक्लियर चार्ज रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो अल्टीमेट क्या होगा? साइज जो था वही रह जाएगा, नियरली इक्वल टू सेम रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? निकेल की बात देखते हैं, उसके बाद तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 डी के पास कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन इन डी। तो हाफ फील्ड में कितना होगा? हाफ फील्ड में आएंगे 5। तो न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पे ज़्यादा था, रिपल्सिव फोर्स भी ज़्यादा था, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, ये 2 ऑर्बिटल तक क्या हो रहा है? रिपल्सन दिखा रहा है, और 3 ऑर्बिटल में रिपल्सिव फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, 2 से ज़्यादा, 3 ऑर्बिटल में रिपल्सन है और 2 में रिपल्सन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे 2 में रिपल्सन था, 3 में नहीं था, तो 3 ग्रेटर देन 2 था, तो रिपल्सिव फैक्टर भी डोमिनेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 से ज़्यादा, 5 की आधा करूँ तो क्या होता है? 2.5, हाँ या ना? यहाँ से 2.5 से कम था, तो न्यूक्लियर चार्ज भी डोमिनेट कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स भी डोमिनेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 2.5 से ज़्यादा मीन्स 3 ऑर्बिटल में रिपल्सन आ जाएगा। यहाँ पे भी रिपल्सन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और 2 ऑर्बिटल में सिर्फ रिपल्सन नहीं आएगा, ये दोनों ऑर्बिटल में रिपल्सन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेंस, रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेंस। और रिपल्सिव फैक्टर जहाँ पे डोमिनेट करेगा, आपको पता है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और रेडियस। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये था आपका 3D का पूरा, यहाँ तक घटेगा, ये चारों में सेम रहेंगे, ये तीनों में बढ़ेंगे। लिख लीजिए। तो क्वेश्चन कीजिए, 3D सीरीज में क्या होगा, स्कैंडियम, इट्रियम, ये आपका कैंडियम, इट्रियम आपका है लैंथेनम। ठीक है, ये आपका है 21, ये आपका है 39, ये आपका कितना है 57। ठीक है, उसके बाद है टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। ठीक है, ये आपका है वैनेडियम, नियोबियम, टांटालम। ये आपका कितना है 22, ये आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे 32 आ जाएगा 72, ये आपका आ जाएगा 23, 41, 73। तो मुझे बताइए डाउन द ग्रुप इनमें क्या होगा साइज, इनमें क्या होगा साइज, और इनमें क्या होगा साइज। यहाँ पे क्या होगा, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जनरल ट्रेंड क्या फॉलो होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, मीन्स सबसे लीस्ट रहेगा स्कैंडियम, उसके बाद इट्रियम, और सबसे ज़्यादा रहेगा लैंथेनम। ठीक है, एरो को देखना है आपको, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, लैंथेनम होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपको पता है, मैं उस दिन भी आपको बताया था 3D में जो होता है एफ ब्लॉक कहाँ रहता है, लैंथेनम के अंदर 14 एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या दिया था, थर्ड ग्रुप में मैंने रखा था। एफ ब्लॉक सभी किस में रहते हैं, थर्ड ब्लॉक में रहते हैं, मीन्स वो 14 को सेपरेट कोई अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है, उनको एक ही एलिमेंट के अंदर रखा गया है, एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है, वो है लैंथेनॉइड सीरीज। तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा, और यहाँ पे देखिए 57 मैंने बोला था क्या लैंथेनॉइड सीरीज में नहीं आता, इसकी वजह से नाम दिया गया है लैंथेनॉइड सीरीज। लेकिन यहाँ पे देखिए लैंथेनॉइड सीरीज खत्म हो जाएगा 57 के बाद, ये 14 एलिमेंट जाने के बाद आएगा हफनियम। क्या आएगा, हफनियम। तो हफनियम में क्या हो रहा है, 4F सीरीज जाने के बाद आ रहा है हफनियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिस और इसको बोलते हैं एफ कॉन्ट्रैक्शन। वहाँ पे क्या मैंने बोला था, डी कॉन्ट्रैक्शन गैलियम में,
यहाँ पे क्या होगा, जर्कोनियम से जब हाफनियम जाएंगे लांथेनाइड कंट्रैक्शन एफ कंट्रैक्शन आएगा। आपको बोल चुका हूँ SPDF। तो एफ क्या है, पोर शील्डिंग इफेक्ट। तो पोर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, ठीक है, पोर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आउटर में जो एस है, ये इसमें क्या है, स्कैंडियम क्या है, यह H2D2 आया ना। तो यहाँ पे जो आउटर एस है 4S2 है ना, फोर्थ तो आउटर है, इनर फील होता है लेकिन फोर्थ तो आउटर है, ये सर नो। तो फोर्थ जो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6S, 4F14 6S, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4F14 कंप्लीट हो चुका होगा, 6S आ जाएगा, ठीक है। तो 6S में क्या होगा, एस में क्या होगा, एस जो है एफ में पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाया, और एफ जब पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा उसके आउटर में क्या है, एस है 6S। तो एस क्या करेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से एफ क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को सील ठीक से नहीं कर पा रहेगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, आउटर जो एस है 6S उसको क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, नियरली इक्वल टू इन दोनों का सेम आ जाएगा, या फिर ये थोड़ा सा ही इंक्रीज करेगा। मीन्स यहाँ पे आएगा टिटेनियम, उससे ज़्यादा जर्कोनियम, उससे ज़्यादा या नियरली इक्वल टू हाफनियम। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे क्या था, डबल एरो था, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही, इतू सा ही इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लांथेनाइड कंट्रैक्शन आ जाता है, मीन्स एफ कंट्रैक्शन। तो पोर शील्डिंग इफेक्ट, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा, यहाँ पे भी आएगा लांथेनाइड कंट्रैक्शन ड्यू टू एफ कंट्रैक्शन, वैनेडियम सबसे कम, उसके ऊपर नियोबियम, और टैंटलम नियरली इक्वल टू सेम है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि 3D सीरीज में जो मैंने बताया स्कैंडियम से जिंक तक टोटल ऑर्डर मुझे सेंड करना है। आप लोगों को टोटल ऑर्डर सेंड करना है एटॉमिक साइज का, किसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद और लिस्ट सबसे किसका, मतलब इस 10 एलिमेंट का आपको एटॉमिक साइज लिख के मुझे सेंड करना है। यूट्यूब में आप सेंड कर सकते हैं, या फिर आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। और एटॉमिक रेडियस आपका क्या हुआ, कंप्लीटली एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस खत्म हुआ। अब चर्चा करते हैं, पिछले हफ्ते मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कपर का, पूछा था पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। कपर क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है 4s1, 3d10, ठीक। मैंने आपको 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ग्रुप जो भी एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से आप निकालेंगे। तो क्या है, पहले पूछा था आपका पीरियड, ठीक है। पीरियड के लिए मैंने क्या बोला था, जो भी जिसका n वैल्यू सबसे ज़्यादा उसको हम पीरियड ले लेंगे। तो इसका क्या आएगा आंसर, 4th पीरियड, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक,
ब्लॉक किसका है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। किस में फिल हो रहा है? डी में। तो ये आपका आएगा डी ब्लॉक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? ग्रुप। ग्रुप के लिए क्या मैंने लिखा था? एक्सपेक्टेड। जो आपका एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से निकालेंगे तो आपका ठीक आएगा। डी के लिए क्या मैंने बोला था? 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। 9 प्लस 2 11th पीरियड, सॉरी 11th ग्रुप। तो पीरियड आया आपका 4th पीरियड, डी ब्लॉक 11th ग्रुप। ठीक है। सवाल नंबर 2 था आपका, चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दिया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d5, 4s1। बी था आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। सी दिया था आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। डी दिया था आपका ऑल। ठीक है। तो आपको देख के लग रहा होगा सभी हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। एस ब्लॉक का पूछा था, इनमें से कौन है एस ब्लॉक? सभी है एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन आप भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एस में फिल पहले हो जाता है, उसके बाद डी में होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इनर में लिख दिया है। तो एस तो पहले ही फिलअप होगा, उसके बाद डी होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसलिए मैंने बोला था ब्लॉक के लिए आप क्या देखेंगे? आउटर जो फिल हो रहा है, लास्ट में कौन फिल होता है? डी। n+l रूल के हिसाब से क्या होता है? आउटर में लास्ट में फिलअप होगा डी। तो ये आपका आ जाएगा क्रोमियम का। तो क्रोमियम का होता है तो 4s1 पहले फिल होगा, उसके बाद d5 आएगा। तो ये क्या आएगा? यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे। लिखने में कोई गलती नहीं है, आप s के बाद d लिख सकते हैं, लेकिन फिलअप क्या होगा? d 4s के बाद फिलअप होगा। तो ये आपका आ जाएगा डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक। ये भी आपका आ जाएगा, कपर का दिया है, ये भी डी ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे देखिए डी नहीं है, एस के बाद पी के बाद क्या होगा? एस फिलअप होगा। ये आपका आएगा एस ब्लॉक। तो आंसर क्या आएगा आपका? सी आएगा आपका सही आंसर। ठीक है। समझ आया मेरी बात? कि देखने में लगेगा कि एस लास्ट में फिल हो रहा है, लिखने में कोई गलती नहीं है। लेकिन पहले क्या होता है? n+l रूल के हिसाब से 4s पहले फिल होगा, उसके बाद डी। तो डी लास्ट में फिल हो रहा है, जो लास्ट में होगा वही होगा उसका ब्लॉक। तो ए और बी ऑप्शन आएगा आपका डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3 था, इफ देयर वर मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, देन पूछा था 12 पीरियड का कितना एलिमेंट होगा? 12 पीरियड, इन 12th पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको क्या बोला था? इवन नंबर के लिए एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन नंबर के लिए क्या होगा? n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 12 पीरियड है तो 12+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो होगा 196/2। तो आ जाएगा कितना? 98। ठीक है। आ जाएगा कितना? 98 एलिमेंट्स। ठीक है। 98 एलिमेंट्स जब आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अगर 2 दिया होता तो आ जाता 98 एलिमेंट्स, लेकिन क्या दिया है? 3 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो क्या करूँगा? 3/2 इंटू 98। तो ये क्या आ जाएगा? 49 इंटू 3 147
एलिमेंट्स। तो आंसर क्या आएगा आपका? 147 किस में दिया था? जिसमें भी 147 एलिमेंट्स ऑप्शन दिया होगा वो होगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था आपका क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, हाँ या ना? तो पूछा था एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप बिलो। एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप बिलो दिस। तो ग्रुप तो सेम ही आएगा, जो भी नीचे जाएंगे ग्रुप तो सेम ही आएगा। एटॉमिक नंबर हमें निकालना था, तो ये क्या है? P है। तो P है तो मैंने क्या बोला था? P के लिए 12 प्लस P इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आ जाएगा? ग्रुप कितना आ जाएगा? 12। P का ग्रुप में 4 हैं इलेक्ट्रॉन, तो 16th ग्रुप। आंसर क्या आएगा? 16th ग्रुप। एटॉमिक नंबर क्या होगा? इससे नीचे वाले का एटॉमिक नंबर पूछा था, तो 2, 4, 10, 12, 16। 16 है तो 16 पे कितना करेंगे? प्लस 18। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक इसके अंदर आ जाएगा, तो प्लस 18 होगा 34। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 34। अगर आप ग्रुप निकाल देते तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सही बैठ जाता, तो सी ऑप्शन है आपका सही आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 16th ग्रुप दिया था शायद। एटॉमिक नंबर आएगा 34। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, इससे नीचे वाले का ग्रुप और एटॉमिक नंबर पूछा था। ग्रुप हमें पता है सभी का सेम ही रहेगा, डाउन दी ग्रुप तो सेम ग्रुप में रहेंगे। तो पहले ग्रुप निकाल लिया, तो ऑप्शन चेक कर लिया, तो आ गया। सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर समझाने के लिए लिखना पड़ा वो बात। ठीक है, आखिरी का क्वेश्चन दिया था मैंने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक बात है कि कोई ने आंसर नहीं दिया, किसी ने भी आंसर नहीं भेजा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी मत कीजिए घर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड नंबर एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर 98। एटॉमिक नंबर क्या है? 98। ये देख के डायरेक्टली मैं बोल दूंगा ये क्या है? एक्टिनॉइड सीरीज में है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था 89 से 103, 89 काउंट नहीं होगा, 103 तक जो हैं वो एक्टिनॉइड सीरीज हैं, एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड सीरीज जब होगा तो क्या आएगा? 7th पीरियड, और क्या आएगा? 3rd ग्रुप। तो ये 7th पीरियड 3rd ग्रुप ही है। ठीक है, ये तो था पिछले हफ्ते का। तो आज हम जो पढ़े कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, इनके ऊपर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको पहले से ही दे रखा हूँ होमवर्क, जो है 3D का आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आनायन, which of the following anion has smallest radius। ठीक है, ए है H माइनस, बी है F माइनस, सी है Cl माइनस, डी है Br माइनस। ठीक है, which of the following anion has smallest radius H minus, F minus, Cl minus, Br minus। दूसरा क्वेश्चन है, द ionic radius of Li plus, B2 plus, B3 plus follow the order। ऑप्शन ए है आपके लिए
B2 प्लस ग्रेटर देन B3 प्लस ग्रेटर देन Li प्लस, बी ऑप्शन है आपके लिए Li प्लस ग्रेटर देन B3 प्लस ग्रेटर देन B2 प्लस। ऑप्शन सी है आपके लिए B3 प्लस ग्रेटर देन B2 प्लस ग्रेटर देन Li प्लस। ऑप्शन डी है आपके लिए Li प्लस ग्रेटर देन B2 प्लस ग्रेटर देन B3 प्लस। The ionic radius of Li plus B2 plus B3 plus follow the order। ठीक है, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, among Na plus Ne and F minus which is largest in size। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए Na प्लस, बी है Ne, सी है F माइनस, डी है ऑल आर इक्वल। क्वेश्चन क्या है, एमॉन्ग Na प्लस Ne एंड F माइनस विच इज लार्जेस्ट इन साइज। ऑप्शन ए है Na प्लस, बी है Ne, सी है F माइनस, डी है ऑल आर इक्वल। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग atom or ion has smallest in size। ऑप्शन है एफ, बी है F माइनस, सी है O, डी है N। ठीक है, which of the following atom or ion has smallest in size, F माइनस, O and N। ठीक है, ये है आपके लिए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5, द सिंगल कोवेलेंट रेडियस ऑफ phosphorus is 0.1 nanometer। The single covalent radius of chlorine will be। ऑप्शन ए है स्मॉलर देन P, बी है ग्रेटर देन P, सी है सेम एज P, डी है ट्वाइस ऑफ P। ठीक है, द सिंगल कोवेलेंट रेडियस ऑफ फॉस्फोरस इज 0.11 nanometer। The single covalent radius of chlorine will be smaller than P, greater than P, same as P, twice of P। ठीक है, तो ये 5 सवाल आपको करके हमें YouTube पे जो चैट ऑप्शन है उसमें भेजना है, या फिर जो भी WhatsApp में ऐड हुए हैं वो सब WhatsApp में भेज सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपका आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों को बताइए और इस वीडियो को जल्द
सभी के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों को बताइए केमिकल एजुकेटर्स चैनल में जुड़ने के लिए। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।